कोलकाता केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने तो माथा घुमा दिया भाई। ये व्यक्ति बड़ा ही शातिर निकला। इसने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ और बात कही और सीबीआई की टीम के सामने कुछ अलग ही कहानी बता दी, जिससे ये केस बिल्कुल अलग ही दिशा में चला गया। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता केस को फॉलो कर रहे हैं तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल इस केस में क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होने की उम्मीद है। दरअसल जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो अब ये कह रहा है कि उसने इस हत्या को अंजाम ही नहीं दिया है। संजय राय के वकील कविता सरकार के हवाले से जानकारी मिली है कि संजय ने कहा है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है और मैं खुद चाहता था कि मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। इतना सुनकर आप घूम गए ना? जी हाँ, हर कोई घूम जाएगा, क्योंकि क्राइम के मामले में सबसे पहले आरोपी को यही बताया जाता है कि तुम अपने गुनाह को किसी भी कीमत पर कबूल न करना, ताकि कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर तुम्हें बचाया जा सके। और काफ़ी हद तक असल मुजरिम इसी दांवपेच में बचकर निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने जुर्म कबूल कर लिया तो फिर मामला आपके हाथ से निकल गया। इसलिए संजय ने साफ कह दिया कि मैंने लेडी डॉक्टर की हत्या नहीं की है। उसके बाद जब संजय से पूछा गया तो फिर तुम सेमिनार रूम में गए क्यों थे, तो उसके जवाब में संजय ने कहा कि चूँकि मैंने जो पेशेंट भर्ती करवाया था उसको सांस लेने में कोई दिक्कत थी, तो इसी वजह से मैं किसी डॉक्टर की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और इसी कड़ी में मैं सेमिनार हॉल का दरवाज़ा भी मैंने खोल कर देख लिया था, क्योंकि अक्सर यहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर मैं घबरा गया और बदहवासी के आलम में वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी मैं किसी चीज़ से टकरा गया और जो मेरा ब्लूटूथ जो मैंने कान में लगा रखा था वो उस डेड बॉडी के पास गिर गया। और ऐसी कंडीशन में मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरा वहाँ पर क्या गिरा है, इसलिए ब्लूटूथ वहीं पड़ा रह गया और मैं सेमिनार हॉल से बाहर निकल आया। इसका मतलब ये है कि संजय के बताने के मुताबिक सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश पहले से ही पड़ी हुई थी और संजय ने केवल लाश भर देखा था। लेकिन संजय के दावे की पोल उस वक्त खुल जाती है कि सेमिनार हॉल में जाने और हॉल से बाहर निकलने में लगभग 37 मिनट का समय क्यों लग गया। तो वो 37 मिनट तक सेमिनार हॉल में आखिर क्या कर रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाश देखने के बाद और उसका जायज़ा लेने, उसको हिलाकर देखने और उसकी स्थिति समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, बल्कि उससे भी कम लगेगा। 37 मिनट का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके अलावा जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि लेडी डॉक्टर की मौत उसी समय के आसपास हुई जिस समय संजय सेमिनार रूम में दाखिल हुआ था। ये सब सवाल भी संजय से पूछे गए, लेकिन उसका जवाब संजय ठीक से नहीं दे सका और वो अपनी बात पर कायम रहा कि वो वहाँ जब गया था तो उसने बॉडी पड़ी हुई देखी थी। वहीं संजय की वकील कविता सरकार का कहना है कि अगर आरोपी क्राइम करने से इनकार करता है तो उसको केवल एक सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस बात को वो खुद ही कबूल कर रहा है कि मैं सेमिनार रूम में गया था, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। और इसके अलावा जब आरोपी खुद ही कह रहा है कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए, तो इस पर ध्यान किसी का क्यों नहीं गया। इस तरह कविता सरकार का मानना है कि ये संभावनाओं वाले सवाल की बुनियाद पर किसी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। यानी कि 37 मिनट क्यों लग गए, ब्लूटूथ वहाँ कैसे रह गया, वहाँ से आने के बाद आपने किसी को क्यों नहीं बताया, और इस जैसे अलग अलग सवाल कविता सरकार के अनुसार मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। और संजय रॉय के खिलाफ इस जैसा अब तक कोई सबूत नहीं मिला है कि उसने क्राइम किया है। कविता सरकार ने एक और बात कही कि अगर मान लीजिए कि संजय ने घटना को अंजाम भी दिया है, तो उतनी रात को जब एकदम से सन्नाटा होता है तो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के किसी भी डॉक्टर या किसी और दूसरे शख्स ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कही कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। कविता सरकार ने कहा कि सेमिनार हॉल के एक छोटे से हिस्से को ही क्यों केवल क्राइम सीन के तौर पर देखा गया, जबकि पूरा सेमिनार हॉल देखें तो कुर्सियां वगैरह वो तमाम चीज़ें क्राइम सीन था। आखिर उसको क्यों नहीं क्राइम सीन बताया गया। इसके अलावा कविता सरकार का एक और भी सवाल था कि सेमिनार हॉल के सामने जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था उसको क्यों हॉस्पिटल प्रशासन ने तोड़वा दिया। यानी कविता सरकार इस बात की तरफ इस केस को ले जाना चाह रही हैं कि सेमिनार हॉल के सामने जिस चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट को तोड़वाया गया, कहीं उसी जगह पर तो हत्या नहीं की गई थी और फिर उसके बाद लाश को वहाँ से उठाकर सेमिनार हॉल में लाकर प्लांट कर दिया गया और रख दिया। और जो बात संजय रॉय की तरफ से कही जा रही है कि जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था तो उसको वहाँ पहले ही से लाश पड़ी मिली थी। यूँ कहें कि कविता सरकार इस मामले में सीधे सीधे प्रिंसिपल संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के कुछ दूसरे साथियों और कोलकाता पुलिस को कटहरे में खड़ा करना चाहती हैं। यही कारण है कि अब तक जो 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उनमें 2 जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जिन 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उनमें एक मुख्य आरोपी संजय रॉय है। इसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष हैं, एक उनके करीबी एएसआई अनूप दत्ता और 2 सीनियर डॉक्टर, 2 जूनियर डॉक्टर और इसके अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उनमें शामिल हैं। और उनमें से एक गार्ड वो भी शामिल है जिसने सबसे पहले सुबह 5 बजे लाश को देखा था।
इस तरह करके कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट अब तक हो चुका है, लेकिन अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का लेखा जोखा सामने नहीं आ सका है। बातें छन छन करके ज़राए के हवाले से आई हैं। दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाकर रखा है। हम यहाँ पर लास्ट में आपको पॉपअप दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल हम इसी केस पर फोकस करते हैं और फिलहाल की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि क्या संजय ने लेडी डॉक्टर को नहीं मारा, ये बड़ा और अहम सवाल है। और जो बात संजय रॉय ने कही कि जब मैं सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो देखा कि लाश पहले ही से पड़ी हुई है, इस पर एक चौंका देने वाली खबर ये भी सामने आई और वो खबर ये थी कि सेमिनार हॉल के सामने जो कमरा घटना के बाद तोड़वा दिया गया, उस कमरे में 10 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। और उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि जिस लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसके भी फुटप्रिंट्स उसी कमरे में मिले हैं जो तोड़ा गया कमरा है। इस तरह फॉरेंसिक टीम को चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के कमरे से कुल 11 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिससे संजय रॉय की बात को कहीं ना कहीं बल मिलता है। जो ये बात संजय रॉय कह रहा था कि उसको पहले ही से सेमिनार हॉल में एक लाश पड़ी मिली थी। यूँ कहें कि अब ताज़ा अपडेट ये हो गई है कि घटना के अगले ही दिन जिस तरह से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के कमरे को रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया, उसमें लेडी डॉक्टर और 10 अन्य लोगों का फुटप्रिंट मिलना, ये सब कुछ इस केस को अलग ही दिशा में ले जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर का पेल्विक गर्डल टूटा हुआ था, जिसको कमरधनी बोलते हैं, और प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम विस्कस फ्लूइड यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ, उसके मिलने की बात आई थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीमन ही हो सकता है, जिसको हिंदी में वीर्य कहते हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 150 ग्राम वीर्य वाली बात पर सवाल उठाया था और कहा ये सोशल मीडिया की बातें हैं। फिर भी ये कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर करता है कि लेडी डॉक्टर के साथ होने वाली घटना को एक अकेले किसी भी व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है कि वाकई इस घटना को चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही अंजाम दिया गया हो और उसके बाद सेमिनार हॉल में लाकर उसकी लाश को रख दिया गया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बात खुद लेडी डॉक्टर के पिता ने ANI को दिए गए इंटरव्यू में कही थी कि हो सकता है कि उसकी लाश को कहीं और से ले जाकर के यहाँ रखा गया हो सेमिनार हॉल में। ये बात खुद उसके पिता ने इंटरव्यू के दौरान कही थी। दोस्तों, बात अगर पिता की है तो इसको थोड़ी देर के लिए तो इग्नोर किया जा सकता है, या यूँ कहा जा सकता है कि उन्होंने आशंकाओं के आधार पर ये बात कह दी हो। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम की बात आती है तो फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी वही बात सामने आ गई है। इसलिए अब मामला पूरी तरह उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन तमाम बातों के बाद अब भी संजय रॉय पर सबसे ज़्यादा शक की सुई है कि अगरचे बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं इस घटना में, लेकिन संजय रॉय के होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उसको प्राइम एक्यूज्ड माना गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो सेमिनार हॉल में बिताए 37 मिनट का जवाब नहीं दे पा रहा है और इस तरीके से दूसरी तरफ वो लाश देखकर सीधा जाकर सो गया, जो कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इस कंडीशन में इंसान सबसे पहले भाग कर जाता है और आसपास के लोगों को ज़रूर बताता है, और घटना अगर हॉस्पिटल की थी तो हॉस्पिटल के प्रशासन को ज़रूर बताता, यानी ज़रूर वो इन्फॉर्म करता, ऐसे सीधे जाके सो नहीं जाता। लेकिन संजय ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये एक अहम सवाल है। वहीं इसके अलावा इस केस में प्रिंसिपल संदीप घोष का कैरेक्टर इसलिए भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध हो गया कि अगरचे संदीप घोष इस घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, यानी संदीप घोष ने मर्डर किया या ऐसा कुछ किया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब उन्हें बात पता चली तब उन्होंने इस पूरे केस को सही रास्ते पर रहकर उसकी जानकारी देने के बजाय अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस केस को सुसाइड का केस बताने की कोशिश कर दी। न केवल बताने की कोशिश कर दी, बल्कि उसको साबित करने के लिए तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की, और इस तरीके से संदीप घोष ने असल मुजरिम को बचाने का रास्ता अपनाया। इसलिए संदीप घोष भी इसमें इनडायरेक्ट वे में शामिल हो गए। इस तरह संदीप घोष को लेकर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। यही कारण है कि जब मंगल के रोज़ संदीप घोष को अलीपुर के कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो लोग उनसे इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्हें चोर चोर कह करके पुकार रहे थे, और जब वो कोर्ट से उनको वापस लाया जा रहा था तब एक व्यक्ति ने इतनी सिक्योरिटी के बीच में उन्हें एक जमकर थप्पड़ मार दिया। सोचो, यही वो प्रिंसिपल है जो ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते थे कभी, लेकिन आज न केवल लेडी डॉक्टर के केस में घिरे हुए हैं, बल्कि उनके साथ एक और चीज़ नत्थी हो गई है कि वो वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पाप का घड़ा जब तक नहीं भरा तब तक समझ लीजिए कि आपके मज़े ही मज़े हैं, लेकिन जिस दिन इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि संदीप घोष एक बेहद ही करप्ट इंसान है और एक डिक्टेटर की तरह वहाँ काम करते थे। दरअसल वो ममता बनर्जी की सरकार में अच्छी पकड़ रखते थे, इसीलिए वो अपनी दादागिरी चलाया करते थे। लेकिन अब उनके दिन शायद ख़राब हो गए, तो वो कई मामलों में एक साथ घिर गए। अब उन्होंने जो भी नाजायज़ पैसा कमाया होगा उसका हिसाब किताब उन्हें देना होगा।
बहरहाल इस केस में संजय राय और संदीप घोष दोनों बुरी तरह फंसे हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। अब जहाँ तक सज़ा की बात है तो यहाँ ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि जो फांसी की सज़ा का कानून ममता बनर्जी की सरकार में बनाया गया है अभी हाल ही में, तो इस कानून में कहा गया है कि 10 दिन में आरोपी को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब पूरी कायनात को पता है कि 10 दिन में किसी को भी हमारे देश में फांसी की सज़ा दिलाना नामुमकिन सी बात है। 10 दिन तो छोड़ दीजिए, 10 महीने में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने कानूनी दांवपेच होते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई तरह के मामला चलते रहते हैं और उसके बाद फिर मर्सी पिटीशन का दौर शुरू होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब जाकर फांसी की सज़ा की कहानी बनती है। और इतना सब कुछ होते होते आपको याद होगा कि निर्भया केस में 8 साल लग गए थे, 2012 से 2020, वो भी तब जब सब कुछ बहुत फास्ट करने की कोशिश की गई थी। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि केवल 10 दिन में फांसी की सज़ा तक का ये पूरा प्रोसेस कैसे हो सकता है। तो अब ऐसे में सवाल है कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो इस कानून का फिर मतलब क्या है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, जैसा कि सभी पॉलिटिकल लोग करते हैं, सरकारें करती हैं। जब वो बैकफुट पर चली जाती हैं किसी केस में, तो वो इस कंडीशन में खुद को बूस्ट करने के लिए, पुशअप करने के लिए कोशिश करती हैं और जनता की नाराज़गी को कम करने की भी कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी की सरकार का ये कानून है। बाकी इसके अलावा इसकी फ़िलहाल कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये जो केस है वो एक प्रोसेस के तहत चलेगा और जितनी भी लीगल रेमेडीज़ होते हैं वो तमाम लीगल रेमेडीज़ को भुनाया जाएगा और अगर कोई भी एक भी लीगल रेमेडी छूटेगी तो जो आरोपी पक्ष होता है वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसको इस्तेमाल करते करते सालों लग जाते हैं और 10 दिन का ये झुंझुना ही है, इसके अलावा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये एक ऐसी कहानी थी जो धीरे धीरे इस कहानी में पेचीदगी बढ़ती चली जा रही है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि इस कहानी में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं, नई नई कड़ियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन इस कहानी में अभी कोई अंतिम सत्य निकल कर के सामने नहीं आ रहा है और अंत देखिएगा इस कहानी का हश्र। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद रिजवानुर रहमान जैसा केस जैसा ना हो जाए। आपको याद होगा कोलकाता ही का एक रिजवानुर रहमान गरीब लड़का था और लक्स कोजी ब्रांड के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी से वो प्यार कर बैठता था और उसका अंजाम क्या हुआ, रिजवानुर रहमान की हत्या कर दी गई और फिर बाद में सीबीआई ने उसकी जांच की, लेकिन अब तक वो केस ऐसे ही का वैसे ही। इस तरीके से निठारी का केस आपको याद होगा, सीबीआई ने जांच की, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको याद होगा, सीबीआई ने जांच की, कोई हासिल नहीं हुआ। आरुषि तलवार का केस आपको याद होगा, सीबीआई ने जांच की, कोई हल नहीं निकला। इस तरीके से सीबीआई ने कई सारे केसेस देखे हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा हल निकलता नज़र नहीं आया। इस केस को भी सीबीआई बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन इसमें पेचीदगियाँ इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, सीबीआई के लिए पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सबूतों को टेम्पर किया जा चुका है। बहरहाल ये सीबीआई के लिए मुश्किल टास्क है, लेकिन देखना होगा कि अगर इस केस में इंसाफ मिल जाता है तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और एक मिसाल साबित हो, ताकि क्राइम का रेशियो थोड़ा बहुत कम हो सके। हालांकि हम सब जानते हैं कि क्राइम का रेशियो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। 2012 से और 2024 के बीच में क्राइम का रेशियो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। फ़िलहाल की ताज़ा रिपोर्ट एनसीआरबी की देखें तो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार हर दिन करीब 85 से 90 तक केसेस रिपोर्ट होते हैं, केवल रिपोर्ट होते हैं। बाकी रेप के केसेस होते बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे केसेस तो शर्म और लाज और हया में रिपोर्ट नहीं कराए जाते हैं। यूँ मान के चलिए कि अगर सारे केसेस रिपोर्ट होने लगें तो फिर जो रेशियो बनता है ना कि हर 15 मिनट में एक रेप का केस रिकॉर्ड होता है, तो वो घट करके हर 5 मिनट में एक केस रिकॉर्ड हो जाए। इसीलिए कहा जाता है केवल 30% केसेस रिकॉर्ड होते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर इन तमाम केसेस को स्पीडी ट्रायल के साथ दोषियों को कठोर तरीके से दंडित किया जाएगा तो शायद इसमें कुछ कमी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, बल्कि ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। बाकी इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। हम इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बाखबर करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं। तो फॉलो कर लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।